दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इन दिनों दोस्तों अमेरिका की हालत कुछ ठीक नहीं है। असल में अमेरिका के दो बड़े बैंक्स जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक शामिल है वो दिवालिया हो चुके हैं। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने तो सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने के आदेश तक दे दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बैंक दिवालिया हुआ कैसे? क्या ये पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा हो चुका है? और जिन लोगों के इन बैंक्स में पैसे हैं उनके पैसों का क्या होगा? इस क्राइसिस का दुनिया पर क्या असर देखने को मिलेगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में दोस्तों आ रहे होंगे, लेकिन जवाब सिर्फ यहाँ मिलेगा, तो आखिर तक बने रहिए। भाई ये बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है और इस देश में बैंकिंग क्राइसिस मतलब कहीं ना कहीं दुनिया भर पर इम्पैक्ट। अब अमेरिका जैसे देश में बैंक कंगाल हुई है तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि बैंक्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके हिसाब से समझते हैं कि आपके लिए बैंक क्या है। जमा पूंजी रखने का एक जरिया। आप जाते हैं और बैंक में पैसे जमा करते हैं ताकि आपका माल सेफ रहे, उसे कहीं दीमक न चढ़ कर जाए। अब जो पैसा आप बैंक में रख रहे हैं उस पर ब्याज लगा के यूं ही तो बैंक आपको नहीं देगी ना, उसे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, वरना वो क्या काम करेगा। तो बैंक बेसिकली क्या करते हैं, आपको जो पैसा है उसी पैसे से वो अपने लिए पैसे कमाते हैं। जैसे वो दूसरे लोगों को या फिर कंपनीज को लोन दे देते हैं ताकि उन पर जो ब्याज मिले वो बैंक प्रॉफिट के तौर पर रख ले। दूसरा जो लाभ कमाने का जरिया होता है वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके या सरकार बॉन्ड्स खरीद के या गोल्ड पर इन्वेस्ट करके पैसे बटोरने का जरिया होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बैंक आपके पैसों को इन्वेस्ट करके खुद ही कमाई करता है और इसी तरह से ये बैंक चलते हैं। बेसिकली सिलिकॉन वैली बैंक भी इसी पैटर्न पर काम करता है। अब ये बात है भाई साल 2008 की। दरअसल उस टाइम अमेरिका के कुछ बैंक्स ने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कम दिमाग का इस्तेमाल किया और आज जैसे हाल बन गए। जी हाँ, अमेरिका में दोस्तों इससे पहले भी बैंक खस्ता हालत से गुजर चुकी है। 2001 से लेकर 2006 तक अमेरिका के लेमन ब्रदर्स समेत कई बैंकों ने लोगों और कंपनियों पर जमकर लोन लुटाया। धुआंधार लोन बांटा गया जिसका रिजल्ट शुरुआत में बहुत अच्छा रहा। मतलब अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार बुलंदियों पर पहुंच गया। अब आती है 29 सितंबर 2008 की सुबह। उस दिन जैसे ही अमेरिका के बाजार खुले, देखते ही देखते शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। एक ही दिन में करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया और इस आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी वजह बनी लेमन ब्रदर्स द्वारा बिना सोचे समझे बांटे गए होम लोन्स, जिसकी वजह से लोग प्रॉपर्टी खरीदने लग गए और घरों के दाम बढ़ गए। अब आप सोच रहे होंगे सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या गोलमाल हुआ, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। अब अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो उस टाइम दिवालिया बोले तो वो कंगाल हो चुकी थी। उसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा शहर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। उस टाइम दोस्तों ये बैंक क्या करती थी कि ज्यादा पैसा और प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती थी रियल एस्टेट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सोना खरीदने में करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने में। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्स रखने चाहिए। मतलब कभी भी एक चीज के भरोसे मत बैठो। जैसे मान लीजिए आपने सोने पर इन्वेस्ट किया लेकिन एक टाइम पर आकर गोल्ड मार्केट जो है वो क्रैश कर गया तो आपके पैसे का क्या होगा? भाई ये तो बर्बाद हो गए। सेम यही हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। उस समय सिलिकॉन वैली ने रियल एस्टेट में लगभग अपना 50% तक इन्वेस्ट करके रखा था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों 1992 में अमेरिका का रियल एस्टेट मार्केट जो था वो क्रैश कर गया, जिस वजह से इस बैंक को बहुत घाटा हुआ। रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो इस क्रैश से बैंक को 2.2 मिलियन का नुकसान हुआ। अब नुकसान तो हो गया, लेकिन भाई बैंक को एक बात समझ में आ गई कि अब से पैसा एक जगह फंसा कर नहीं रखना है और यहीं से हमें इस बैंक का एक अलग रूप देखने को मिला। असल में दोस्तों इस घाटे के बाद बैंक ने स्टार्टअप्स पर ध्यान देना शुरू किया। मतलब 2000 आते आते बैंक ने न्यू स्टार्टअप्स यानी कि जो लोग नया रोजगार खोलना चाहते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, उनमें इस बैंक ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और रियल एस्टेट में सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट रखा। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका में नया बिजनेस खोलने वालों को सिलिकॉन वैली बैंक ने जमकर लोन देना शुरू कर दिया। साल दर साल ये अमाउंट बढ़ता गया और 2015 आते आते बैंक स्टार्टअप के 65% स्टार्टअप्स में अपना योगदान दे रहा था और इन कंपनीज में कई इंडियन कंपनीज भी थी। यानी कि सिलिकॉन वैली के जो कस्टमर्स थे वो एक तरह से दोस्तों फिक्स थे। मतलब उसके पास लगभग सभी कस्टमर टेक इंडस्ट्री से ही थे। इसी तरह स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हुए साल आया 2022। इस समय तक सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक बन चुकी थी जो इन टेक कंपनीज को लोन दे रही थी। इस समय तक इसकी कुल संपत्ति दोस्तों 209 बिलियन डॉलर्स हो चुके थे। अब अगर इतनी संपत्ति है तो भाई बैंक का डूबना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर घोटाला क्या हुआ? असल में दोस्तों बैंक के बुरे दिन या बुरी किस्मत शुरू होती है कोविड-19 के दौर से। कोरोना के समय में लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन इस दौर में भी जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा था वो था सॉफ्टवेयर सेक्टर, क्योंकि कंप्यूटर्स, मोबाइल ये तो इस दौर में ज्यादा यूज किए गए, जिससे सॉफ्टवेयर मार्केट की तो बल्ले बल्ले हो गई। और ये देखकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भाई क्या किया, सॉफ्टवेयर कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और आप तो जान ही चुके हैं कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली टेक हब है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ सबसे ज्यादा। इवन अमेरिका के जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने भी दोस्तों बहुत ज्यादा पैसा बटोरा, जो करीब 330 बिलियन डॉलर्स था। कुल मिलाकर अमेरिका के स्टार्टअप्स के पास बहुत सारा पैसा आ गया। लेकिन भाई ये इस पैसे को घर में तो नहीं रख सकते थे ना। अगर आप अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जाएं और किसी छोटी टेक कंपनी से भी पूछें कि भैया बताओ मैं अपना पैसा कहाँ रखूं, तो वो भी आपको एक ही बैंक सजेस्ट करेगा, एंड दैट इज सिलिकॉन वैली। यही किया इन स्टार्टअप्स ने। इन्होंने पैसा उठा
उठाया और सिलिकॉन वैली की तरफ भागे। यहाँ तक कि लोगों ने भी अपने पैसों के लिए सिलिकॉन वैली को ही सेफ समझा। इस तरह सिलिकॉन वैली बैंक में स्टार्टअप्स और लोगों ने करीब 124 बिलियन डॉलर्स जमा करा दिए, जबकि यही जमा राशि 1 साल पहले सिर्फ 62 बिलियन डॉलर्स हुआ करती थी। अब कोई भी बैंक क्या करती है, अपने पास कुछ भी अमाउंट में पैसा रखती है और बाकी वो दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देती है, जैसे कि हम आपको ऊपर समझा चुके हैं। तो एसवीबी ने भी यही किया। उसने लोगों के पैसों में कुछ पैसे बैंक में रखे और बाकी पैसों से प्रॉफिट कमाने के लिए निकल पड़े, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक में इस पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर डाला। अब आप सोचेंगे यार बॉन्ड्स क्या होते हैं। असल में देखिए, बॉन्ड्स दोस्तों एक तरह से लोन या फिर कर्जा होता है जो आपको प्रॉफिट दिलाता है। कैसे? अरे भाई ब्याज से। होता क्या है कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर सरकार को पैसे की जरूरत होती है ना, तो वो बॉन्ड्स जारी करती है जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जैसे 4 या 5 साल या इससे भी ज्यादा। अब जब कोई बैंक इन बॉन्ड्स को खरीदती है तो सरकार उससे प्रॉमिस करती है कि वो इस फिक्स टाइम पीरियड के बाद बैंक का पैसा वापस लौटा देगी और उस पैसे पर ब्याज भी देगी। इससे बैंक को पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस पर ब्याज के रूप में प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो सिलिकॉन वैली ने भी दोस्तों ऐसा ही किया और सरकारी बॉन्ड्स पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ बैंक से जो गलती हुई वो ये थी कि उसने बहुत कम ब्याज दर पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। असल में बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट और इंटरेस्ट रेट में बहुत तगड़ा वाला कनेक्शन है। मतलब अगर ब्याज दर कम है तो बॉन्ड्स के जो प्राइस रहेंगे वो हाई यानी कि ज्यादा रहेंगे, लेकिन अगर गलती से भी ब्याज दर बढ़ गई ना तो आपके बॉन्ड्स का पैसा मिट्टी के बराबर हो जाएगा। मतलब जितनी वहाँ बढ़ोतरी होगी उतना ही आपको घाटा झेलना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जब सिलिकॉन वैली ने सरकारी बॉन्ड्स खरीदे तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट 0 से 0.2% कुछ था और बैंक को उम्मीद थी कि ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा और उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों सिलिकॉन वैली की सोच से हटके सरकार ने ब्याज दर अचानक से बढ़ा दिए। इससे हुआ ये कि बैंक ने जो बॉन्ड्स ले रखे थे उनके दाम धड़ाम से गिर गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकन सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या बैंक से कोई दुश्मनी थी? अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हैं तो बॉस आप गलत हैं। असल में ब्याज दर ऊपर नीचे होती रहती है और ये सरकार तब करती है जब उसे इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है। अब ये क्या बवाल है, हो सकता है आप ये सोच रहे हो। चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। असल में दोस्तों जब देश में इकोनॉमी बहुत धीमी गति से बढ़ रही होती है तो देश का सेंट्रल बैंक इस गति को बढ़ाने के लिए ब्याज दर कम कर देता है। इससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेने लगते हैं, लोन को काम में लगाते हैं, काम पैसा देता है, जिससे जीडीपी पर अच्छा असर पड़ता है। जबकि अगर देश में महंगाई बढ़ रही होती है यानी खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो देश का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि लोग कम लोन्स लें, कम खर्चा करें और महंगाई कंट्रोल में आ जाए। अब कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था? अमेरिका में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही थी और उसका एक मेन रीजन यूक्रेन और रशिया वॉर भी थी। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर को बढ़ा दिया, जिस वजह से सिलिकॉन वैली बॉन्ड्स के दाम नीचे गिर गए। इसे आप बैंक का गलत फैसला भी कह सकते हैं। अब ये तो भाई पहला पहाड़ था जो सिलिकॉन वैली बैंक पर टूटा था, अभी तो दूसरा पहाड़ टूटना बाकी था। दरअसल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो दोस्तों लोग या न्यू स्टार्टअप लोन लेने से बचते हैं क्योंकि इस टाइम ब्याज दर हाई होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी है तो उसे अपने एम्प्लॉयज को तो पैसा देना ही होगा, तब वो क्या करेगी? वेरी सिंपल, अपनी जो जमा पूंजी है उसे भाई काम मिलेगी। सेम यही किया सिलिकॉन वैली के न्यू स्टार्टअप्स ने। उन्होंने जो पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया हुआ था वो उसे निकालना चाह रहे थे, लेकिन बैंक के पास तो पैसा था ही नहीं क्योंकि भाई वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर चुकी थी और जो था वो इन सबके लिए काफी नहीं था। अब बैंक हो गए भाई बड़े परेशान, करे तो क्या करें? बॉन्ड सेल करती है तो घाटा झेलना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम थे, कोई ले नहीं रहा था और दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट थी नहीं, तो मजबूरन सिलिकॉन वैली बैंक को बॉन्ड्स घाटे में बेचने पड़े। आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों इस बुरे दौर में सिलिकॉन वैली बैंक ने 21 बिलियन डॉलर्स की कीमत में बॉन्ड्स को सेल किया, लेकिन इस पर 1.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी उठाया। यानी अब ये पैसा बैंक को अपनी जेब से देना था। इस घाटे के बाद बैंक जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेती है या संभालने की कोशिश करती है, लेकिन भाई कबाड़ा तो अब सबसे ज्यादा हुआ जब ये खबर पब्लिश हो गई और जैसे ही न्यूज चैनल्स न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में ये आया कि सिलिकॉन वैली बैंक ने 1.8 बिलियन डॉलर्स के घाटे पर सेल किए बॉन्ड्स, फिर जो हुआ भाई साहब वो और भी ज्यादा दुखदायी था क्योंकि इस खबर के पब्लिश होते ही दोस्तों बैंक के शेयर्स धड़ाधड़ नीचे गिरने लग गए। इससे हुआ ये कि 4 से 5 दिन पहले अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन ने जिस बैंक को 2023 की सबसे बेस्ट बैंक माना था उसके शेयर्स एक ही दिन में यानी कि सिर्फ 9 मार्च 2023 को ही 60.41% नीचे गिर गए। अब जैसे जैसे ये खबर फैलती है वैसे वैसे बैंक रन शुरू हो जाता है। मतलब सभी लोग एक साथ उसमें जमा अपने पैसों को निकालने के लिए भागते हैं, लेकिन बैंक के पास जब खुद ही नहीं है तो वो दूसरों को कहां से दे? तो सवाल यही आता है क्या इन लोगों के पैसे जो है वो डूब जाएंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन की तरफ से सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का आदेश दे दिया गया है और बैंक की रिसीवरशिप को एफडीआईसी को सौंप देती है। इसके बाद एफडीआईसी बैंक के टोटल डिपॉजिट से एक नया बैंक खोलती है और अब तलाश है एक ऐसे बैंक की जो इस बैंक के साथ मर्ज करना चाहे। तो दोस्तों ये है अमेरिकन बैंक क्राइसिस। वैसे आपको क्या लगता है कौन सा बैंक होगा जो इस बैंक के साथ मर्ज करेगा और क्या इस बैंक क्राइसिस से इंडियन मार्केट पर कोई असर पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना एंड प्लीज आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।